Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. So I hope आप सब ठीक होंगे और मेरे साथ साथ एंशिएंट इंडिया की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे और अपना एक कंप्लीट शेड्यूल फॉलो कर रहे होंगे। तो चलिए आज चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, दैट इज एंशिएंट इंडिया पार्ट 5 और आज हम वैदिक एज को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें बेटा, फर्स्ट इन द सेंस कंटिन्यूएशन में लास्ट वीडियो के, दिस इज 26 क्वेश्चन। तो ये मैचिंग का क्वेश्चन है बेटा। लिस्ट ए के अंदर हमें दिया हुआ है जो वैदिक एज में दर्शनाज हैं, फिलोसॉफिकल बुक्स हैं और दूसरी तरफ क्या है कि इन्होंने ये बुक्स जो हैं वो लिखी हैं, उनके ऑथर्स के बारे में। तो देखिए दिस इज 3, 4, 5, 6, 1, 2 इट्स गिवन। सो न्याय दर्शन इज रिटन बाय गौतमा। Then Vishak Darshan is written by Kannada. सांख्य दर्शन इज रिटन बाय कपिल मुनि, राइट। ये सारे सेंट्स थे बेटा। योग दर्शन हम सबको पता है, दिस इज बाय दैट इज पतंजलि, वेरी फेमस नाउअडेज। देन पूर्व मीमांसा इज रिटन बाय जैमिनी। देन उत्तर मीमांसा इज रिटन बाय बद्रायन, ठीक है। तो दिस इज मैचिंग क्वेश्चन, बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, बार बार किसी भी एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये 6 दर्शंस हैं, 6 फिलोसॉफिकल बुक्स हैं, इसको आप अच्छे से, इनके जो राइटर्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। 27th क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, ये है हमारी कुछ टर्म्स और उन टर्म्स का क्या मतलब है ऋग्वैदिक लिटरेचर में। यहाँ पे आंसर में जस्ट थोड़ा सा अपोजिट लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे रीड करेंगे, 1 के साथ हम मैच करेंगे आगे। तो देखिए इसमें 1 को रीड करते हैं, 1 डज नॉट अपीयर इन ऋग्वेदा। तो इनमें से कौन सी टर्म है जो ऋग्वेदा में अपीयर नहीं हुई है? तो 1 इज डी, सो दैट मीन्स हाला जैसी कोई टर्म नहीं है जो ऋग्वेदा में अपीयर हुई हो। सेकेंड देखिए लेदर स्ट्रैप ऑफ द प्लो, लेदर स्ट्रैप ऑफ द प्लो का आंसर आपका क्या है, इसमें उल्टा पढ़ लीजिएगा प्लीज, ठीक है। लेदर स्ट्रैप का मतलब क्या है? ई, तो ई का मतलब क्या है बेटा? वरात्रा। सो वरात्रा का क्या मतलब है? वरात्रा टर्म किसके लिए यूज की जाती है? लेदर स्ट्रैप ऑफ द प्लो। जो हल होता है, प्लो होता है, उसको पकड़ने के लिए लेदर का स्ट्रैप बना होता था, उसके लिए ये टर्म यूज की जाती थी वरात्रा। देन थर्ड है बेटा प्लो शेयर। प्लो शेयर का मतलब क्या है? बी, बी क्या है बेटा? फला। तो जो खेती में आप किसी के साथ शेयरिंग करते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लो शेयर। या आप कोई भी चीज जब आप बीजते हो, ठीक है, बिजाई करते हो, तो आप पूरे लैंड को डिवाइड करते हो, शेयरिंग करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फला, राइट। देन फिर है फोर्थ इज फुरोज। फुरोज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। सो फुरोज एक्चुअली इसका मीनिंग है और वो टर्म क्या होती है बेटा? सीता वर्ड जो है वो यूज किया जाता है फरोज के लिए। फरोज क्या है बेटा? अगर हम इसको हिंदी या पंजाबी में डिफाइन करें तो जब कभी भी हम खेती करते हैं बेटा, तो ऑब्वियसली हम उसके लिए प्रॉपर जो है सॉइल प्रिपेयर करते हैं और सॉइल के फिर बंड्स, है ना, इंग्लिश में उसको हम बंड्स बोलते हैं। थोड़ा उसको ऊंचा करके बीच में डीप पार्ट होता है जहाँ पे कि पानी रुक सकता है, और थोड़ा सा हम उसको रेज करते हैं, ऊंचाई पे करते हैं, ठीक है। और जैसे हम ये इस तरह से थोड़ा सा रेज सा पार्ट होता है, ठीक है, एक यहाँ पे आपका रेज सा पार्ट है और बीच में थोड़ा डीपर पोर्शन होता है। यहाँ पे हम पानी जो है वो लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम जो आपके डिफरेंट प्लांट्स हैं वो हम इधर सो करते हैं। सो दिस इज नोन एज फरोज। तो फरोज जो है बेटा, उसके लिए टर्म कौन सी यूज की जाती थी? दैट इज सीता, राइट। देन फिफ्थ ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्लो इटसेल्फ। प्लो के लिए हम क्या यूज करते हैं? दैट इज लंगाला टर्म किसके लिए यूज की जाती थी? हल के लिए, ठीक है, दैट इज प्लो। तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल रेज है इस क्वेश्चन का, बट अगर हम ऐसे क्वेश्चन को भी थोड़ा सा तैयार कर ले तो आई थिंक हम काफी हद तक सिक्योर हो सकते हैं, राइट। So 28th question is, who among the following was a Brahman Vadini who composed some hymns of the Vedas? तो वेदास के कुछ हाइम्स जो हैं बेटा वो फीमेल्स ने भी लिखे हैं, तो ये क्वेश्चन उसी के बारे में है। तो ऐसी कौन सी फीमेल थी? सो दिस आंसर इज बेटा लोपमुद्रा। एक्सप्लेनेशन देखिए, ब्रह्मवादिनी एंड एक्सपाउंडर ऑफ द वेदा आर दोज वीमेन हु कंपोज एनी हाइम्स ऑफ द वेदास। तो जिन्होंने वेदास के हाइम्स जो हैं वो लिखे हैं, दोहे, श्लोक जो लिखे हैं, उनको हम बोलते हैं ब्रह्मवादिनीज। और द प्रोमिनेंट अमंग देम, तो इसमें कुछ और भी आप जो नाम है वो देख लीजिए, लोपमुद्रा, दैट इज विश्ववारा, सिक्ता, घोषा,
एंड मैत्री। तो ये और भी कुछ डिफरेंट आपके विमेन हैं जिन्होंने की लिखे थे, इनका नाम भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज द मोस्ट पॉपुलर वन इज लोपामुद्रा एंड मैत्री। ये दोनों फीमेल्स के नाम जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड वर्ड निष्का was used for a jewelry but in later period it was used for the meaning of। क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन तो पहले से ही आ गई है कि जो निष्का टर्म है इसके दो यूजेज हैं, एक ज्वेलरी और दूसरा क्या है बेटा, दैट इज कॉइन, राइट। तो कॉइन के लिए भी यूज होता था और ज्वेलरी के लिए भी यूज होता था ये टर्म। अब अगर ज्वेलरी की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड निष्का वाज एन ऑर्नामेंट ऑफ। तो फिर ज्वेलरी थी तो कहाँ पे पहनी जाती थी, किस बॉडी पार्ट में, तो इसका आंसर है बेटा नेक। तो इसमें मैंने आपको एक इमेज भी दे दिया है, ठीक है, जैसे एक नेकलेस सा होता है तो इस तरह का नेकलेस होता था। इसको थोड़ा सा आप इमेजिन कर सकते हैं अपने माइंड में, तो इसको बोलते थे हम निष्का। और यही टर्म हम कॉइन्स के लिए भी यूज करते हैं। तो इस तरह का ही मटेरियल आगे फर्दर एज अ कॉइनेज यूज किया जाता था, ठीक है। जिस तरह की मटेरियल से ये आपके बीड टाइप स्ट्रक्चर जो बनी हुई है ना यहाँ पे बेटा, जिससे कि आपका ये नेकलेस बना है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रोट ऑन द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस। तो मैंने आपको ये बात इससे पहले लेक्चर में की थी बेटा कि आर्यंस कहाँ से आए, एडवेंट ऑफ आर्यंस के बारे में सभी हिस्टोरियंस एक जैसी बात नहीं करते हैं। और सबसे जो ज़्यादा पॉपुलर है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो है बाल गंगाधर तिलक का पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे। तो वही इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे यही पूछा गया है कि बताइए किसने बुक लिखी है ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस के बारे में। तो इसमें थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। बुक का नाम क्या है बेटा, द आर्कटिक होम इन द वेदास इज अ 1903 बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ इंडियो आर्यन पीपल बाय इंडियन नेशनलिस्ट टीचर एंड इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक की बुक का नाम है द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, ठीक है। और ये आर्यंस की एडवेंट के बारे में इसमें बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, द वर्ड गोत्रा occurs for the first time in, right। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, सोसाइटी के साथ रिलेट करता है। तो गोत्रा टर्म जो है वो पहली बार कौन से बुक में, कौन से लिटरेरी वर्क में जो है वो डिस्कस की गई, इसका आंसर है बेटा ऋग्वेदा। एक्सप्लेनेशन देखो, द वर्ड गोत्रा occurs for the first time in ऋग्वेदा। In Hindu society, the term gotra is commonly considered to be equivalent to a clan. It broadly refers to people who are descendants in an unbroken male line from common male ancestors or patriline। तो क्या मतलब हुआ इसका, गोत्र क्या होगा बेटा, एक लाइनेज, ठीक है। जैसे कि आप कह लीजिए कि आपके परदादा जी, ठीक है, उनके आगे बच्चे, तो उनके परदादा में उनके बच्चे क्या हो गए, आपके दादाजी, और आगे उनके भाई, ठीक है। फिर आपके दादाजी से आगे उनका नेक्स्ट जनरेशन क्या हुआ, आपके फादर और ऑब्वियसली फिर आपके चाचा तायास, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ गए। तो इस तरह से एक पूरी लाइनेज चल रही है, क्योंकि आर्यंस जो है वो पैट्रिलिनियल है, पेट्रियार्किकल है। पैट्रिलिनियल, इन वर्ड्स का क्या मतलब है बेटा, कि जहां पे आपका हेड ऑफ द फैमिली मेल होता है तो उसको हम बोलते हैं पैट्रियार्की। जहां पे हेड ऑफ द फैमिली फीमेल होती है उसको हम बोलते हैं मैट्रियार्की। तो आर्यंस में हेड ऑफ द फैमिली इज ऑलवेज मेल। शादी के बाद लड़की अपना घर छोड़ के हमेशा अपने हस्बैंड के साथ जाती है, जो कि आज भी मोस्ट ऑफ द इंडियन कैलोपाथ्स में यही ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है। इंडिया के बहुत कम ऐसे पार्ट्स हैं, आप कह लीजिए केरल का कुछ एरिया है या कुछ नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हैं जहाँ पे कि मैट्रिलिनियल जो है मैट्रियार्की फॉलो की जाती है। अदरवाइज कंप्लीट हमारे इंडिया में पेट्रियार्की की ही फॉलो की जाती है, जहाँ पे कि आपका हेड ऑफ द फैमिली क्या होता है, मेल होता है। तो मेल हेड ऑफ द फैमिली हो गया, आगे उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे, तो क्या हो गया, पूरी की पूरी लीनेज हो गई, ठीक है। तो उसी को ही हम बोलते हैं पैट्रिलिनियल। तो ये सारा, इसको हम क्या बोलते हैं, गोत्रा, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि गोत्रा, फादर साइड आपका क्या गोत्रा है, राइट। इसी तरह से अगर हम मदर साइड पे भी देख सकते हैं कि मदर के
फैमिली में किस तरह से कंटिन्यूएशन चल रही है। तो गोत्रा जो है बेसिकली हिंदू सोसाइटी के लिए यूज किया जाता है क्लैन के लिए। क्लैन क्या होता है, आपके पूरे खानदान, खानदान वर्ड हम आम यूज करते हैं ना, नॉर्मल भाषा में खानदान वर्ड यूज किया जाता है कि आगे आपके सगे संबंधी, तो सगे संबंधियों में सभी आ जाते हैं, ठीक है। आपके जो दादके हैं आगे उनके भी फादर कौन है, आगे उनके भी फादर एंड सो ऑन, तो ये सारे क्या होते हैं, ताया चाचा एंड ऑल, ये सब क्या है, सगे संबंधी। तो इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है क्लैन, और क्लैन को डिफाइन करता है कौन सी टर्म, गोत्रा। और गोत्रा का सबसे पहले जो जिक्र है वो कहाँ पे हुआ था बेटा, वो ऋग्वेदा में हुआ था। नेक्स्ट, द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरली ऑफ, सिंपल क्वेश्चन है पर फिर भी थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। तो अर्ली वैदिक आर्यंस के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि कैसे रिलीजन को वो फॉलो करते थे। ऑप्शन देखिए, भक्ति, इमेज वर्शिप एंड यजनास, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास, वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति, ठीक है। क्लोजर ऑप्शंस हैं लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ आएगा। यजनास की बात होती है, डेफिनेटली सैक्रिफाइसेस हैं, अग्नि एज अ इंटरमीडिएरी की हम बात करते हैं। और हमने लास्ट सभी लेक्चर्स में ये बात करी है कि भाई अब भी किसी भी तरह से टेम्पल्स की जो है वो रेफरेंस नहीं आते हैं, ठीक है। और हमें बुद्ध जो है आइडल्स हैं उसके भी हमें जिक्र नहीं मिलते हैं, तो इस वजह से फिर हम इमेज वर्शिप को तो नहीं एक्सेप्ट कर सकते। लेकिन जितने भी हमने गॉड्स की बात करी, सावित्री सन गॉड की बात करी है ना, अग्नि की बात करी है, वायु की बात की है, तो ये सभी क्या है बेटा, नेचर के एलिमेंट्स है सभी के सभी। तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर क्या हम टिक करेंगे, वर्शिप ऑफ नेचर। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास, ये फॉलो करते थे अर्ली वैदिक आर्यंस। So next question is, which of the following rivers among the following referred as Maitama, Devatama and Naditama in Rigveda? तो ये टर्म्स जो है मतेतमा, देवेतमा, ये टर्म्स इनमें से कौन सी रिवर के लिए यूज की जाती थी? एंड इसका आंसर है बेटा सरस्वती, क्योंकि याद रखिएगा रिव पीरियड में सरस्वती रिवर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। जो आपकी होली रिवर थी जिसकी पूजा की जाती थी वो थी सरस्वती रिवर, ठीक है। और इंडस के लिए क्या बोला जाता था कि ये माइटीएस्ट रिवर है, बहुत ज्यादा पावरफुल रिवर है, ठीक है, रिवर ऑफ फ्लड्स है। कि ऑब्वियसली इंडस अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से इंडस के लिए माइटी रिवर वर्ड यूज किया गया है। और जो होली रिवर है जिसको रिवर करते थे, जिसकी पूजा करते थे, दैट इज बेसिकली रिवर सरस्वती। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है द टर्म यवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड यवा मेंशन्ड इन ऋग्वेदा इज यूज्ड फॉर विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट? तो यवा जो टर्म है वो किसके लिए यूज की जाती थी? तो ये थोड़ा सा बेटा क्रिटिकल क्वेश्चन है, तो वैसे इसका आंसर हम एक्सेप्ट करेंगे बार्ले, ठीक है। बार्ले, ग्राम, राइस, व्हीट, ये सारी ऑप्शंस हैं, तो इसमें हम जो एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में वो हम करेंगे बार्ले। और इसकी एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिए। इट इज एक्सेप्टेड दैट द वर्ड यवा in the oldest text including the Rig Veda applied to any type of grain that was grounded into flour। तो किसी भी तरह के ग्रेन्स के लिए, दानों के लिए जिसको कि पिसाई करने के बाद उसका आटा बनाया जाता है, वो कंबाइन सभी ऐसे बोलिए कि ग्रेन्स के लिए, दानों के लिए टर्म यूज की जाती थी। एक्चुअली यवा ये मोस्ट हिस्टोरियंस जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं, येट मैनी इंडोलॉजिस्ट ट्रीट द वर्ड एज मीनिंग स्पेसिफिकली बार्ले। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली इंडियन हिस्टोरियंस की बात करें तो वो इस बार्ले को ही इंडिकेट करते हैं कौन से टर्म के लिए, यवा के लिए। तो मे बी शायद इसी चीज को देखते हुए ही हमारे लिए इस तरह का क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर किया जाता है एग्जामिनेशंस के अंदर, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा बोलिए कि क्रिटिकल है, क्योंकि अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप बोलेंगे कि यवा का तो मतलब ही होता है ग्रेन्स, है ना, जिसको कि हम पीस सकते हैं। लेकिन थोड़ा डिटेल में चाहिए तो आप ये पाएंगे कि कुछ हिस्टोरियंस इसका टर्म जो है सिर्फ बार्ले के लिए एक्सेप्ट करते हैं। तो इसी तरह से हमें भी चलना पड़ेगा और एमसीक्यूज को इसी तरह से हमें हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यवा इज फॉर बार्ले। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रेवलेंट इन वैदिक इरावाज। ओके, ये भी थोड़ा सा टीडियस क्वेश्चन है। किस तरह का पॉलिटिकल सेटअप था
वैदिक पीरियड के अंदर? ऑप्शन देखिए, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, डिसेंडेड मोनार्की। तो ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक नहीं, नॉट एग्जैक्टली, चाहे सभा समिति है पर ये तो नहीं कि थ्रू वोटिंग जो है वो इलेक्ट होते थे आपके रूलर्स, नहीं। ऑटोक्रेटिक भी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब सभा समिति है तो इसका मतलब ऑटोक्रेटिक भी नहीं है। ऑटोक्रेटिक क्या होता है? जहां पे कि एक इंसान सिर्फ अपनी ही चलाता है, किसी और से नहीं पूछता कुछ भी। रिपब्लिक भी नॉट एग्जैक्टली सभी के सभी रिपब्लिक तो नहीं थे, हाँ कुछ रिपब्लिक्स भी पाए गए हैं। तो सबसे प्रोमिनेंट चीज क्या है? डिसेंडेंट मोनार्की, क्योंकि हम ये कहीं ना कहीं जो राजा उसका बेटा आगे उसका बेटा ही किंग बनता था। नो डाउट कहीं ना कहीं कुछ जो आपके ट्राइब्स थी वो रिपब्लिक भी थी और सभा समिति का भी जिक्र आता है, लेकिन फिर भी हम सभा समिति के बेसिस पे स्ट्रेट वे रिपब्लिक को टिक नहीं कर सकते, हमें इसमें सेफर साइड में डिसेंडेंट मोनार्की को ही टिक करना है और यही आपका मोस्ट एक्सेप्टेबल ऑप्शन है सभी बुक्स के अंदर। नेक्स्ट, द ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विद जुडिशियल फंक्शन वाज। यही बार बार मेरे मुंह से टर्म्स निकल रही थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही आ गया है कि कौन सी आपकी ऐसी असेंबली है जो कि जुडिशियल फंक्शन भी करती थी, जो भी प्रॉब्लम्स आती थी उसको लेके जब जस्टिस देना होता था तो किससे पूछा जाता था? तो ये मेनली क्या है? सभा को काउंट करिएगा बेटा। तो देखिए कौन सी असेंबलीज थी उस टाइम पे? सेवरल ट्राइबल असेंबली सच एज सभा, समिति, विधाता एंड गणा। ये 4 ऐसी असेंबलीज का जिक्र मिलता है मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। एक्सरसाइज डेलिबरेटिव मिलिट्री एंड रिलीजियस फंक्शंस, ठीक है। तो मिलिट्री के भी एंड इनफैक्ट रिलीजियस फंक्शंस भी ये परफॉर्म करती थी। और अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो सभा में कौन बैठते थे बेटा? सभा वॉज बॉडी ऑफ एल्डर्स इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स एंड रिच पीपल। सभा में सभी आम लोग नहीं बैठते, इसमें बुजुर्ग लोग या फिर अमीर बैठते थे, ब्राह्मण्स बैठते थे। समिति वॉज अ हाउस ऑफ कॉमन पीपल। यहाँ पे अगर आपको इसको उसको लेकर भी कई बार क्वेश्चन आता है कि कॉमन पीपल जो है वो असेंबली का नाम क्या है? दैट इज समिति। तो यहाँ पे कॉमन पीपल दैट डील विद द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेनली एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये अपनी राय रखते थे। विधाता के लिए भी क्वेश्चन आता है, इसको भी ध्यान दीजिए। विधाता वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेंबली मेंट फॉर सेकुलर एंड रिलीजियस पर्पसेस। रिलीजियस और सेकुलर के लिए बेटा आपके लिए कौन सा है? दैट इज विधाता। एंड इवन विमेन अटेंडेड द सभा एंड विधाता इन ऋग्वैदिक टाइम्स। अर्ली ऋग्वैदिक टाइम्स में खास करके विमेन जो है वो सभा और विधाता दोनों के अंदर ही पार्टिसिपेट करती थी। बट फ्रॉम द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट वर सभा एंड समिति। सो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमेशा काउंट करेंगे किसको? सभा और समिति को। और रिलीजियस के लिए किसको करेंगे हम? विधाता को। और अर्ली वैदिक पीरियड में फीमेल जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द वेदास सभा एंड समिति आर कॉल्ड एज 2 daughters ऑफ प्रजापति। ये क्वेश्चन बेटा इस तरह से भी आता है कि इनमें से किसको बोलते हैं 2 daughters ऑफ प्रजापति? तो वहां पे हमारा आंसर होता है सभा एंड समिति। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? 2 daughters ऑफ प्रजापति, जैसे कि लिखा गया है हमारे वैदिक लिटरेचर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन बट इस तरह से बन के आया है कि इंफॉर्मेशन पहले से ही दी गई है कि वेदास कौन से वेद में अब पूछा जा रहा है कि सभा समिति को 2 daughters ऑफ प्रजापति बोला जाता है। और इसका आंसर बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। दिस इज इन अथर्ववेदा। इसका जिक्र अथर्ववेदा में किया गया है। नेक्स्ट 40th क्वेश्चन बेटा, आयुर्वेदा दैट इज अ साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड फर्स्ट इन। यहाँ पे भी थोड़ा सा इशू है बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर भी थोड़ी दिक्कत है, ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिए। आयुर्वेदा दैट इज अ साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड फर्स्ट इन। तो एग्जैक्टली आयुर्वेदा का अगर हम लिंक करते हैं बेटा वो करते हैं अथर्ववेदा के साथ। देखिए एक्सप्लेनेशन, आयुर्वेदा इज ट्रीटेड एज उपवेदा ऑफ ऋग्वेदा एंड अथर्ववेदा। अगर हम उपवेदा में काउंट करें तो ये दोनों के लिए आता है। आयुर्वेदा का लिंकेज बेटा ऋग्वेदा और अथर्ववेदा दोनों के साथ है, ठीक है। द चरणबाहु मेंशन्ड आयुर्वेदा एज उपवेदा ऑफ ऋग्वेदा, बट सुश्रुता एंड भव्य प्रकाशा मेंशन्ड आयुर्वेदा एज एन उपवेदा ऑफ अथर्ववेदा। अब समझ आ रहा होगा एक्सप्लेनेशन में दोनों का क्यों है, क्योंकि ये जो आपके चरणावायु हैं ये मेंशन करते हैं आयुर्वेदा को उपवेदा ऑफ ऋग्वेदा, सुश्रुता ये सब करते हैं इसको अथर्ववेदा के साथ। तो अब ऑब्वियसली एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो फिर हम किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको हैंडल करते हैं ये देखिए।
सो आयुर्वेदा इज ट्रीटेड एज उपवेदा ऑफ ऋग्वेदा और अथर्ववेदा, दोनों को ही हम लिंक करते हैं। तो फिर इसमें बेटा हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी आपका मैचिंग का क्वेश्चन है तो मैचिंग के क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि प्रेफरेंस किस में है ना। तो प्रेफरेंस हम अगर ऋग्वेदा के साथ बाकी उपवेदा ऑलरेडी गिवन है तो फिर हम आयुर्वेदा को अथर्ववेदा के साथ काउंट करते हैं, लेकिन अगर ऋग्वेदा के साथ कोई और उपवेदा लिंक नहीं है तो फिर आपको आयुर्वेदा को ऋग्वेदा के साथ लिंक करना पड़ेगा। इसके साथ रिलेटेड आप लास्ट वीडियो में क्वेश्चन देखिएगा, मैंने मैचिंग का आपको करवाया है, उसको देख के आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब वापस चलते हैं एक बार फिर से इसके आंसर्स के ऊपर। आयुर्वेदा दैट इज अ साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड फर्स्ट इन, तो यहाँ पे हमने देखिए अथर्ववेदा को जो है वो ऑप्ट किया है। बाकी के ऑप्शंस देखिए, अर्यंका, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। ऑप्शंस में कहीं पे भी आपको ऋग्वेदा नहीं दिया गया, बहुत अच्छे से क्वेश्चन फॉर्म किया गया, क्योंकि अगर अब यहाँ पे ऋग्वेदा भी आ जाए और अथर्ववेदा भी आ जाए तो इन दोनों में से हम चॉइस नहीं कर सकते, तो दिक्कत हो जाती है फिर इस क्वेश्चन के लिए। ऑब्वियसली जो भी एग्जामिनेशन में आया है उनको आपको मार्क्स एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत समझदारी से फॉर्म किया गया है, ऋग्वेदा इसमें है ही नहीं। दैट मीन्स आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपने सिर्फ यहाँ तक ही अपना इन्फॉर्मेशन को फिक्स किया हुआ है और आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि जो आयुर्वेदा है ये उपवेदा ऑफ ऋग्वेदा है, तो फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं कर सकते। समझ आ रही है? लेकिन अगर हमने ध्यान से इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा है कि एक्चुअली इसको दोनों का ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि अलग अलग आपके जो सेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने इसको डिफरेंट कह लो कि ऋग्वेदा और अथर्ववेदा दोनों के साथ ही लिंक किया है। तो अगर आपको ये बात की इन्फॉर्मेशन होगी तो इस क्वेश्चन को करते हुए आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और अथर्ववेदा को टिक करके आएंगे। और इसके साथ ही अगर आपको कोई मैचिंग का क्वेश्चन आ जाता है तो भी आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, और इसके लिए आप इससे पिछला वाला जो वीडियो है उसको देखिए बेटा, वहां पे मैंने आपको इसमें मैचिंग का क्वेश्चन भी करवाया है, राइट। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर में हमने इसमें डिटेल में किया था। तो मैक्सिमम 250 हाइम्स अराउंड आपके, दैट इज लॉर्ड इंद्रा। Who among the following was the most popular god of early Vedic Aryans? Again simple question है, early Aryans का सबसे पॉपुलर गॉड कौन सा था? That is Lord Indra. Next, गायत्री मंत्र is found in which of the books? Yes, गायत्री मंत्र that is in ऋग्वेदा। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं। गायत्री मंत्र जो है वो किसको संबोधित है? सावित्री को। और कहाँ पे है? That is in ऋग्वेदा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पुराणास, पुराणास वो है वो बुक्स हैं आपकी, तो नंबर ऑफ पुराणास एक्चुअली कितने हैं? 18 है। इसमें मैंने आपको एक लिस्ट भी दे दी है क्योंकि कई बारी कोई जिक्र आ जाता है कि इनमें से कौन सा जो है वो पुराण है, ठीक है। तो पुराणास आर हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट दैट आर पार्ट ऑफ वेदास, दे कंटेन नरेटिव्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम क्रिएशन टू डिस्ट्रक्शन एंड द जीनियोलॉजीज ऑफ किंग्स, हीरोज, सेजेस एंड डाइटीज। तो जो आपके पुराण हैं उसके अंदर आपका कैसे हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, कैसे डिस्ट्रॉय होगा, उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स, हीरोज या कोई खास आपके संत, ठीक है, या आपकी कोई देवी देवता, उनको लेके भी जो है स्पेसिफिकली ये बुक्स लिखी गई हैं। और थोड़ा सा नज़र यहाँ पे मार लीजिएगा कि 18 महापुराणास कौन कौन से हैं? विष्णु महापुराण, नारदीय, पद्मा, गरुड़ा महापुराण, देन वराहा, भागवत पुराण सबको पता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मत्स्य पुराण, कुर्मा, लिंगा, शिवा, स्कंदा, अग्नि, ब्रह्मानंदा, ब्रह्मव्यता, देन मार्कंडेय पुराण, वेरी इंपॉर्टेंट, देन भविष्य, वामना एंड ब्रह्म पुराण। तो ये थोड़े से नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार आ जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स द पुराण इज इंडिकेटेड, तो इनमें से कौन सी बुक जो है वो कोई पुराण को इंडिकेट कर रही है, तो इनमें से कोई भी एक नाम जो है वहां पे दिया हो सकता है। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन पे आते हैं। ओरिजिनली द महाभारता वॉज नोन एज, महाभारता को ओरिजिनली हम कौन से नाम से जानते हैं? दिस इज बेटा जय संहिता, ठीक है। जय ऐसे एम से डिनोट करते हैं लेकिन हम इसको प्रोनाउंस संहिता करते हैं, सो दिस इज जय संहिता। इसको थोड़ा सा मैं आपके लिए डिटेल में लेके आई हूँ एक्सप्लेन करने के लिए।
महाभारता टुडे हैज 1 लाख श्लोकास, 1 लाख श्लोक हैं इसमें, एंड इज एक्सेप्टेड टू बी कंपोज्ड बाय सेज वेद व्यासा। किन्होंने लिखी है? हम ये मानते हैं वेद व्यास मुनि ने लिखी है। Yet actually it was described by him and composed by Lord Ganesha। लेकिन ये भी साथ में कहा जाता है कि उन्होंने लिखवाया है, ठीक है, डिस्क्राइब बाय हिम, और इसको फिर लिखा किसने है? कंपोजिशन फाइनली की है लॉर्ड गणेशा ने। At the point when initially described, it had just 8800 slokas and Mahabharata's unique name was Jaya। तो ओरिजिनली इसमें 8800 श्लोक्स थे, तब इसको जय संहिता बोला जाता था। At that point, Vyasas supported Visampayana portrayed this story to King Janmejaya। King Janmejaya कौन थे? परीक्षित चाइल्ड एंड अभिमन्यु's ग्रैंडसन। थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अभिमन्यु's का जो बेटा है वो है परीक्षित, और परीक्षित का बेटा है जन्मेजय। तो यहाँ पे जब ये टाइम पीरियड आया तब इसके अंदर कुछ और एडिशंस की गई, ठीक है, अलॉन्ग साइड एक्स्ट्रा एंड एक्सपाउंडेड स्टोरीज। तो कुछ और स्टोरीज जो है वो इसमें ऐड की गई, जिससे फिर क्या हुआ? दिस कॉज इट टू एक्सटेंड इट टू 24,000 श्लोकास एंड वाज नेम्ड एज विजया। ठीक है, तो जय संहिता देन विजय संहिता। जब इसमें 24,000 श्लोकास आए एंड आफ्टरवर्ड रीनेम्ड इट एज भारता, एंड द फुल 1 लाख जो है श्लोकास आए रिफ्रेन्स ऑफ द महाभारता। जब 1 लाख श्लोक आए तब इसको हम क्या बोलते हैं? महाभारता बोलते हैं। सो भारता 24,000 श्लोकास, around 1 lakh, that is your Mahabharata, and it was finished a few centuries later by expansions of numerous accounts and was at long last named as Mahabharata। तो इसमें कुछ और स्टोरीज जो आगे फर्दर ऐड करने से 1 लाख श्लोकास हो गए। भगवद गीता इज वन सच एक्सपेंशन इनटू महाभारता, और भगवद गीता भी महाभारता का ही एक्सपेंशन है, उसी के ही पार्ट में आता है। इट इज पुट इन महाभारता भीष्म पर्वा। एडिशनल इंफॉर्मेशन कहीं काम आ सकती है बेटा, ठीक है। सो भगवद गीता जो है वो महाभारता के भीष्म पर्वा का पार्ट है, कंपोनेंट है, विद 700 श्लोकास, 700 श्लोकास स्प्लिट बिटवीन 18 सेक्शन, जिसको कि 18 अध्याय में लिखा गया है, राइट। सो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कभी इसको लेके भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी विच सरपेंट ऑफर्ड हिमसेल्फ एज अ रोप फॉर चर्निंग द ओशन। तो एक माइथोलॉजी है बेटा, एक फिक्शन है, एक कहानी है, जिसमें कि जो देव और दानव दोनों मिलके समुद्र मंथन करते हैं, ठीक है। तो उसमें वो किसको रस्सी की तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सा सरपेंट मतलब कौन सा स्नेक है, तो इसमें नाम याद रखिएगा, ये है वासुकी नाग। शेषनाग को टिक मत करिएगा, दिस इज वासुकी नाग। Next, in which phase the concept of untouchability was put clearly? Yes, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा कि अनटचेबिलिटी का क्लियर जिक्र हमें कौन से फेज में मिलता है। सो बेटा ये लेटर वैदिक फेज के आगे जब हम आ जाते हैं, इस एग्जैक्टली रिटन एज धर्मशास्त्र, जहाँ पे धर्मशास्त्र लिखे गए, तो इसको हम कहते हैं क्या है? धर्मशास्त्र फेज, जहाँ पे की अनटचेबिलिटी का जिक्र आया। नेक्स्ट, फ्रॉम विच उपनिषद द वर्ड्स सत्यमेव जयते हैव बीन टेकन। बार बार रिपीट होता है, इसका आंसर आई थिंक आप सबको पता होगा, दैट इज मुंडका उपनिषद। ये स्टैटिक जीके का भी कंपोनेंट है इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट, 50th क्वेश्चन बेटा, द स्टेटमेंट तमसोमा ज्योतिर्गमय वॉज ओरिजिनली मेंशन्ड इन। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तमसोमा ज्योतिर्गमय का मेंशन जो है वो उपनिषद के अंदर आता है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, इसका मतलब क्या है बेटा? लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, अंधेरे से रोशनी की ओर। सो दिस कम्स फ्रॉम भद्रयांका उपनिषद। एग्जैक्ट उपनिषद कौन सी है? भद्रयांका उपनिषद है। नेक्स्ट इज फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा वाज। कौन सी स्क्रिप्ट के अंदर ऋग्वेदा लिखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज ब्राह्मी। नेक्स्ट, 52nd क्वेश्चन, देयर इज अ सिमिलैरिटी इन अवस्था एंड द ऋग्वेदा फ्रॉम विच द रीजन द अवस्था इज रिलेटेड टू। तो अवस्था गॉड जो है और ऋग्वैदिक गॉड जो हैं उनके अंदर सिमिलैरिटी पाई गई है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ये जो अवस्था है ये कौन से रीजन को बिलोंग करता है, ये रिलीजन? दिस इज इन ईरान, याद रखिएगा इसको। और ये कौन से होते हैं? ज़ोरास्ट्रियंस होते हैं बेटा। सो अवस्थन लैंग्वेज ऑल्सो कॉल्ड ज़ेंड लैंग्वेज, ईस्टर्न इरानियन लैंग्वेज ऑफ अवस्था, द सेक्रेड बुक ऑफ ज़ोरास्ट्रियनिज्म। सो ज़ोरास्ट्रियंस, जिसको कि हम सिंपल भाषा में पारसीज बोलते हैं, वो जो है अवस्थन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और कौन से जोग्राफिकल एरिया को बिलोंग करते थे? दिस इज ईरान, राइट।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज कंसिडर्ड एज अघन्या ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड? स्ट्रेट क्वेश्चन है बेटा, काउ। अघन्या का मतलब क्या होता है? नॉट टू बी किल्ड, जिसे कि मारा नहीं जाना चाहिए, तो ये टर्म यूज की जाती थी काउ के लिए। 54th क्वेश्चन, in the context of ancient Indian society, which one of the following term does not belong to the category of the other? odd one out एक तरह से क्वेश्चन कि 3 टर्म्स एक तरफ जा रही हैं, एक टर्म उसके अंदर लिंक नहीं हो रही है। तो देखिए अभी हमने पीछे किया भी है, कुला, वंशा, गोत्रा, ये कहीं ना कहीं क्लान को इंडिकेट कर रही है, ठीक है। सो तीनों टर्म्स एक डायरेक्शन में जा रही हैं, तो कौन सी नहीं आ रही है? दैट इज कोसा। कोसा टर्म का कोई लिंक नहीं है, सो दिस इज ऑड वन आउट। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, 55th क्वेश्चन, with reference to the difference between the culture of Rigvedic Aryans and Indus Valley people, which of the following statement is or are correct? ये भी ध्यान से पढ़ा करिए बेटा कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। The question is कि इनमें से सही बताइए जो कि डिफरेंस बता पा रही हैं ऋग्वैदिक आर्यंस के बीच में और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में। हाँ, दोनों हम कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ऋग्वैदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट in warfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. So ऋग्वैदिक लोग जो हैं वो हेलमेट वगैरह पहनते थे, ठीक है, वॉरफेयर में, लेकिन इंडस वैली पीपल इस तरह का हमें कोई एविडेंस नहीं देते हैं। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड, ऋग्वैदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, whereas इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। सेकेंड स्टेटमेंट डेफिनेटली रॉन्ग है, ठीक है, आयरन तो बिल्कुल भी इंडस वैली पीपल वो लोग नहीं जानते थे। Third, Rigvedic Aryans had domesticated the horse, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal. ये भी गलत है। हाँ, हॉर्स की अक्रेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन हॉर्स के रिमेन्स हमें कुछ साइट्स के अंदर मिले हैं। मोस्ट पॉपुलर सुकोतता है, तो फर्स्ट डेफिनेटली सही होगा। आंसर इज ओनली वन। क्यों? क्योंकि ऋग्वैदिक लोग जो थे आर्यंस, वो वॉरफेयर में बिलीव करते थे, ट्राइब्स थी, लड़ती रहती थी, लेकिन इस तरह की बात हमें कहीं पे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर नहीं मिलती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड थर्ड स्टेटमेंट दोनों हमारी रॉन्ग है। सो इस तरह से बेटा हमने वैदिक कल्चर को लेके 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपके लिए दिए और इसके साथ आपको एडिशनल मटेरियल भी दिया जो आपको डेफिनेटली लर्न करना चाहिए। तो एटलीस्ट आप इसको अच्छे से तैयार करिए। बहुत अच्छी कवरेज है ये भी, और कंप्लीट फिर से वही बात, कभी नहीं कुछ होता, लेकिन फिर भी आपको ये जो 2 चैप्टर्स हैं, जो 2 वीडियोस हैं, बहुत अच्छे से गाइड कर रही हैं कि आपको इसके एडिशन में भी अगर पढ़ना है तो कैसे आपको इसको तैयार करना है। तो एक रिक्वेस्ट के साथ प्लीज़ आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल भी ढीला होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ही वीडियोस लेकर आई हूँ, तो आप अपनी प्रिपरेशन को, एटलीस्ट हिस्ट्री की प्रिपरेशन को मेरे साथ कंटिन्यू करते रहिए, और इस तरह से ही मैं आगे लेके आती रहूँगी आपके लिए वीडियोस। और थैंक यू सो मच जिन्होंने सब्सक्राइब किया चैनल, मुझे मोटिवेट किया, जो लाइक भी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स भी दे रहे हैं। सो उन सबको थैंक यू। और बाकी सबके लिए भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप अपनी मैम के लिए ये ज़रूर करिए, बिकॉज इससे मेरी मोटिवेशन जो है वो बढ़ती है। और मैं लेके आ रही हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही, तो मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।